तो आज की वीडियो में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे अपने माइक्रोबायोलॉजी यूनिट 5 के लास्ट टॉपिक के बारे में, जो कि हमारा होने वाला है एनिमल सेल कल्चर। और फाइनली यहाँ पे इसी के साथ आप लोग की माइक्रोबायोलॉजी पूरी तरह से कंप्लीट हो जाती है। तो आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए और हम लोग अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो यूनिट 1 में तो चलो हम लोगों ने देखा अपना बैक्टीरियल सेल कल्चर, जिसमें हम लोग क्या करते थे, हम लोग यहाँ पे अपना कल्चर मीडिया लेते थे और उसमें हम लोग यहाँ पे अपने बैक्टीरिया को ग्रो कराते थे। लेकिन अब ये एनिमल सेल कल्चर क्या चीज़ है, तो यहाँ पे देखिए थोड़ा आप लोग यहाँ पे समझिएगा कि होता क्या था। जैसे मान लीजिए पहले के टाइम पे हम लोगों ने जैसे मान लीजिए कोई नई दवा बनती थी या फिर कोई भी मान लीजिए कोई भी, जैसे पहले क्या होता था भाई, पहले तो जैसे मतलब औषधि वगैरह होती थी, है ना, दवाएं तो सिंथेटिक दवाएं तो होती भी नहीं थी। तो मान लीजिए पहले कोई औषधि वगैरह थी या फिर कोई दवा ही मान लो हमारी बनती थी, तो भाई हम लोग क्या करते हैं, जैसे कोई दवा है तो कोई दवा हम लोगों ने बनाई तो हमें क्या चाहिए, हम लोग ये चेक करेंगे कि वो कितना इफेक्टिव है और कहीं वो टॉक्सिक तो नहीं है। यानी कि पहली बात तो वो जो दवा हम लोगों ने बनाई है वो उस डिजीज जिसके लिए हम लोगों ने बनाई उसके प्रति कितना इफेक्टिव है, ठीक है, उसके अगेंस्ट में कितना इफेक्टिवली काम कर पा रही है। और दूसरी चीज़ की वो टॉक्सिक तो नहीं है, मतलब कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हाँ चलो वो हमारी डिजीज को तो ट्रीट कर रही है लेकिन हमारे और ज़्यादा नुकसान कर दे रही है। तो अब इन सब चीज़ों को टेस्ट करने के लिए हमारे पास पहले क्या मेथड हो सकते थे भाई, हम लोगों को टेस्ट तो हमें किसी लिविंग थिंग पे ही करना था। अब लिविंग बीइंग हमारे टेस्ट करने वाले हमारे पास दो ही होते थे, या तो हम लोग डायरेक्ट एनिमल्स पे टेस्ट करें या तो हम लोग यहाँ पे ह्यूमंस पे टेस्ट करें, है ना। तो अब यहाँ पे देखिए होता क्या था भाई, पहले के टाइम पे जो एनिमल्स थे तो हम लोग यहाँ पे ये नहीं पता लगा पाते थे ना कि जो है हम लोगों ने दवा डाली, ठीक है, तो दवा जो है इंजेक्ट करने के बाद या फिर दवा जो है एनिमल को देने के बाद उस पर एग्जैक्टली यहाँ पे किस तरह का इफेक्ट हो रहा है वो चीज़ें मेजर करने के लिए हमारे पास इतने एडवांस इंस्ट्रूमेंट तो थे नहीं पहले। तो पहले क्या होता था, पहले के टाइम पे जो दवा थी वो हमारी जो है ह्यूमंस के ऊपर ही टेस्ट की जाती थी। मतलब हमारे जो कह सकते हो कुछ ह्यूमंस होते थे, हालांकि पता नहीं वो पहले के टाइम पे तो उतना उनका कंसेंट भी नहीं लिया जाता था शायद, ठीक है, कहीं कई बार उनको धोखे से भी यहाँ पे दवा दे के टेस्ट किया जाता था। अब उसमें क्या होता था भाई, कई बार उसमें ऐसा होता था कि जो हमारी दवा थी वो इतनी टॉक्सिक हो जाती थी कि जो हमारा ह्यूमन है, ठीक है, उसकी लाइफ यहाँ पे ख़त्म हो जाती थी या फिर जो है किल हो जाते थे, मतलब कि मर जाते थे, ठीक है, वॉट। तो अब यहाँ पे क्या हुआ भाई, देखिए उसके बाद टाइम के साथ साथ धीरे धीरे हमारे पास कुछ एडवांस इंस्ट्रूमेंट्स आए, ठीक है, हमारे पास कुछ एडवांस कह सकते हो मशीनरी वगैरह हमारी डेवलप हुई। तो उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, उसके बाद हम लोगों ने दवाओं को यहाँ पे अपने एनिमल्स पे टेस्ट करना स्टार्ट किया। ऑल दो यहाँ पे आज भी एनिमल्स के ऊपर ही टेस्ट हम लोग करते हैं, लेकिन यहाँ पे आप लोग थोड़ा समझिएगा कि जब हमारे पास कुछ एडवांस टेक्निक्स आ गई तो हम लोगों ने दवाओं को एनिमल्स पे टेस्ट करना स्टार्ट किया। और यहाँ पे हम लोग मेजर कर लेते थे कि दवा को एनिमल में डालने के बाद यहाँ पे उन पर किस तरह का इफेक्ट हो रहा है, ठीक है, दवा काम कर रही है कि नहीं कर रही है, उसका टॉक्सिसिटी क्या है, ये सभी चीज़ें हम लोग यहाँ पे थोड़ा बहुत, हमारे पास कुछ मशीनें होती थी, हमारे पास कुछ टेस्ट होते थे जिसके थ्रू हम लोग यहाँ पे मेजर कर ले रहे थे। लेकिन इन सब में भी क्या हो रहा था भाई, जो हमारे एनिमल्स थे ना उनके ऊपर ना बहुत मतलब कह सकते हो अत्याचार टाइप का हो रहा था, उनके ऊपर काफ़ी क्रुएल्टी हो रही थी। मतलब उनका तो बिल्कुल कोई ध्यान ही नहीं दे रहा था कि हाँ ये एनिमल्स है तो इनके ऊपर अंधाधुन आप टेस्ट किए जाओ, ठीक है, कितने भी एनिमल्स पे टेस्ट कर सकते हो और किसी भी टाइप के एनिमल पे टेस्ट कर सकते हो। पहले के टाइम पे ऐसी कोई रोक तो थी नहीं, तो यहाँ पे क्या होता था कि उन एनिमल्स पे काफ़ी बुरी तरीके से मतलब काफ़ी ज़्यादा एनिमल्स किल हो रहे थे टेस्टिंग में, काफ़ी उनके ऊपर क्रुएल्टी वगैरह हो रही थी। अब देखिए ये सब चीज़ें हो रही थी तो यहाँ पे क्या हुआ, इन सब चीज़ों को देखते हुए यहाँ पे भाई एनिमल्स के खिलाफ जो है मतलब कि जो अत्याचार हो रहा था उसको रोकने के लिए हमारी जो है काफ़ी आवाज़ें उठाई जाने लगी। जिसके बाद क्या हुआ, हमारा एक एक्ट आया जिसका नाम था यहाँ पे प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल एक्ट। अब इस एक्ट के थ्रू क्या हुआ भाई, पहले जब तक ये एक्ट नहीं आया था तब तक यहाँ पे जो टेस्टिंग थी वो लगभग यहाँ पे किसी भी टाइप के यानी कि एनी टाइप ऑफ एनिमल पे हो जाती थी। लगभग हर टाइप का एनिमल हमारा टेस्टिंग के लिए जो है मतलब कोई रोक नहीं थी, किसी भी टाइप के एनिमल पे हो जाती थी। और यहाँ पे किसी भी तरह से हो जाती थी, मतलब कि यहाँ पे ये भी नहीं था कि एनिमल हमारा मर जा रहा है तो उसके प्रति कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी किसी की कि हाँ मर जा रहा है तो मर जाने दो। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, जब हमारा ये एक्ट आ गया तो यहाँ पे क्या हुआ कि भाई अब यहाँ पे इस एक्ट के थ्रू पहली बात तो हमारे बहुत सारे एनिमल्स को यहाँ पे टेस्ट से बाहर ही कर दिया गया कि कुछ एनिमल्स पे तो टेस्ट बिल्कुल हो ही नहीं सकता, और जिन पे हो भी सकता है ना उन पे मतलब हमें काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना है कि मतलब कि हमें पूरा ध्यान रखना है कि वो जो है रेयर केस में ही ऐसा हो कि उनकी मतलब कि वो किल हो, है ना। हमें ध्यान रखना है कि टेस्ट तो हो लेकिन वो मतलब मरे ना या फिर उनको बहुत ज़्यादा दर्द ना हो या फिर ये सब चीज़ें ना हो। तो ये जब एक्ट आया तो अब क्या हुआ भाई, अब हम लोग यहाँ पे मान लीजिए कोई टेस्ट हमें करना है तो हम लोग कैसे करेंगे, क्योंकि हमें मान लीजिए कोई दवा है, ठीक है, वो हो सकता है बहुत टॉक्सिक हो सकता है एनिमल किल हो जाए। तो देखिए होता है आज का दिन में भी ऐसे टेस्ट होते हैं जो कि एनिमल्स पे हो ही जाते हैं, कई बार हमें एनिमल्स को सेक्रीफाइस भी करना ही पड़ता है। लेकिन देखिए हमारा ज़्यादा ना हो ये सब चीज़ें, ठीक है, इन सब चीज़ों से बचाने के लिए हमारा क्या हुआ, हमारी एक नई टेक्निक डेवलप की गई जिसका नाम था हमारा एनिमल सेल कल्चर। अब इसमें देखिए होता क्या था, इसमें देखिए बहुत सिंपल है। जैसे मान लीजिए हम लोगों ने कोई दवा बनाई, अब भाई दवा है तो वो किसी स्पेसिफिक टाइप के डिजीज या फिर किसी स्पेसिफिक टाइप के ऑर्गन के लिए तो बनाई जाएगी। जैसे मान लीजिए हम लोगों ने कोई दवा है उसको किडनी के लिए बनाई, ठीक है, किडनी की किसी प्रॉब्लम को ट्रीट करने के लिए हम लोगों ने कोई दवा बनाई। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग
लोग यहाँ पे ये करेंगे कि इस फॉर्मेशन को डायरेक्टली किसी एनिमल में ना देके हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारा एनिमल है उसके किडनी से यहाँ पे एक स्पेसिफिक टाइप की जो भी सेल होगी उसको हम लोग यहाँ पे आइसोलेट कर लेंगे। ठीक है, सेल को हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा उस सेल का एक स्मॉल पोर्शन हम लोग यहाँ पे उस एनिमल से ले लेंगे और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद ये जो हमारे एनिमल की किडनी की सेल्स होंगी इनको हम लोग यहाँ पे अपने जो है जो भी हमारा कल्चर मीडियम है, ठीक है, हम लोग यहाँ पे उसको एक ऐसा कल्चर मीडियम डालेंगे जिसमें हमारी ये सेल्स क्या हो, ये सेल्स हमारी मल्टीप्लाई हो, क्योंकि आपको पता है सेल हमारी क्या होती है भाई, सेल हमारी मल्टीप्लाई होती है। ठीक है, एक सेल हमारी, तो यहाँ पे देखिए जैसे इस सेल को यहाँ पे इस कल्चर मीडियम में अपना फेवरेबल एटमॉस्फेयर मिलेगा तो ये सेल्स हमारी डिवाइड होंगी और डिवाइड होकर यहाँ पे क्या होगा, इनका नंबर यहाँ पे काफी बढ़ जाएगा। और जब ये नंबर बढ़ेगा तो देखिए ये सेल हमारी किसकी थी, किडनी की, तो जब ये ग्रो करेंगी तो जो ग्रो करके नंबर्स बढ़ेगा वो भी तो हमारी किडनी सेल्स का ही होगा। तो अब ये क्या करेगा, ये कल्चर मीडिया के अंदर जो भी हमारा एनिमल कल्चर परफॉर्म हुआ है ये हमारी एक कह सकते हो किडनी की तरह काम करेगा, मतलब किडनी सेल्स की तरह काम करेगा। तो अब इस पर हम लोग जो भी दवा डालेंगे, ठीक है, तो उस वो सेल्स पे किस तरह का इफेक्ट करेंगे उसके बेसिस पे हम लोग यहाँ पे थोड़ा बहुत जज कर लेंगे कि जो हमारी दवा है वो हमारी यहाँ पे किस तरह से परफॉर्म करने वाली है। और एक बार हम लोगों ने एनिमल कल्चर पे हम लोगों ने मतलब कल्चर मीडिया में हम लोगों ने उसको टेस्ट कर लिया, उसके बाद अगर ये सेफ है तो हम लोग यहाँ पे अपनी जो है कह सकते हो डायरेक्ट एनिमल टेस्टिंग पे भी जा सकते हैं। तो कुछ इस टाइप से हमारे यहाँ पे देखिए कल्चर मीडिया बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है हमारे यहाँ पे माइक्रोबायोलॉजी में। तो देखिए एनिमल सेल कल्चर की हम लोग बात करते हैं, ये हमारी एक टेक्निक होती है वेयर एनिमल सेल्स आर ग्रोन एंड मेंटेन अंडर कंट्रोल्ड लैबोरेटरी कंडीशंस अलाउइंग रिसर्चर्स टू स्टडी सेलुलर बिहेवियर्स फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सेज इन अ कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट। तो यहाँ पे देखिए सिंपल सी बात है कि भाई ये हमारा क्या होता है भाई, जहाँ पे हमारी एनिमल सेल्स को हम लोग यहाँ पे ग्रो करते हैं हमारी कंट्रोल्ड कंडीशन, यानी कि हम लोग यहाँ पे ऐसी कंडीशन ऐसा एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करते हैं जो कि हमारी सेल को ग्रो करने में हेल्प करता है। और इसको करते क्यों है, ताकि देखिए अब वैसे तो हम लोगों ने देखा कि हाँ हम लोग कोई दवा का इफेक्ट चेक करने के लिए तो वो तो करते हैं, लेकिन उसके अलावा मान लीजिए कोई सेल है, अब उसके बारे में हमें स्टडी करने की सेल का बिहेवियर कैसा है, वो किस तरह से फंक्शंस कर रहा है, या फिर उसका हमारी दवा के प्रति किस तरह का रिस्पॉन्स है, वो सभी चीज़ें हम लोग यहाँ पे इस एनिमल सेल कल्चर में यहाँ पे कर सकते हैं। बाकी देखिए इट इज अ फंडामेंटल टेक्निक इन बायोलॉजिकल एंड मेडिकल रिसर्च इन्वॉल्विंग द मेंटेनेंस एंड ग्रोथ ऑफ एनिमल सेल्स आउटसाइड देयर नेचुरल एनवायरनमेंट अंडर कंट्रोल्ड कंडीशंस। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि ये हमारी क्या है भाई, ये हमारी टाइप की फंडामेंटल टेक्निक है, वो सब चीज़ें तो हैं, लेकिन मेन चीज़ क्या है कि इसमें हम लोग देखिए इसमें हम लोग ग्रो कहाँ कराते हैं, आउटसाइड देयर नेचुरल इन्वायरमेंट, यानी कि देखिए नेचुरल एनवायरनमेंट क्या हो गया, नेचुरल एनवायरनमेंट हो गया उनका लिविंग बॉडी है ना, एनिमल की जब लिविंग बॉडी के अंदर वो सेल्स थी वो उनका नेचुरल एनवायरनमेंट था, लेकिन हम लोगों ने क्या किया उनकी बॉडी से निकाल के जब उसको कल्चर मीडिया में ग्रो कराया तो वो हमारा एक जो है कह सकते हो आउटसाइड हो गया ना, एक आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट में हम लोग यहाँ पर उनको ग्रो करा रहे हैं। बाकी देखिए अगर हम लोग यहाँ पे अपने कुछ की प्रिंसिपल्स की बात करें, ठीक है, कि इसके अंदर क्या क्या एस्पेक्ट्स हमें ध्यान रखने पड़ते हैं, तो देखिए सबसे पहला आता है हमारे यहाँ पे एसेप्टिक टेक्निक्स। तो देखिए बहुत जरूरी है कि मेंटेनिंग अ स्टेराइल एनवायरनमेंट इज क्रूशियल टू प्रिवेंट कंटामिनेशन फ्रॉम बैक्टीरिया फंजाई और अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट कैन कंप्रोमाइज द कल्चर। देखिए क्या है कि जब भी हम लोग यहाँ पे एनिमल सेल कल्चर बना रहे हैं तो इसको हमें स्टेराइल रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे देखिए अगर हम लोग इसको स्टेराइल कंडीशंस में नहीं रखेंगे तो क्या होगा, जो भी बैक्टीरिया वगैरह है वो भी इसमें हो सकता है, क्योंकि देखिए जो कल्चर मीडिया है ना वो कल्चर मीडिया यहाँ पे काफ़ी एक रिच इन्वायरमेंट होता है, तो जो एनिमल सेल कल्चर होता है उसका जो कल्चर मीडिया है वो भी हमारा काफ़ी कह सकते हो बैक्टीरियल कल्चर मीडिया की तरह ही होता है। तो अगर इसमें बैक्टीरिया वगैरह भी कहीं से आए तो वो भी ग्रो करेंगे, जब वो ग्रो करेंगे तो वो क्या होगा भाई, हमारा सेल की स्टडी में हमारी यहाँ पे प्रॉब्लम होगी, या फिर कह सकते हो उसको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर देंगे, तो वो भी हमें यहाँ पे ध्यान रखना होता है कि एसेप्टिक टेक्निक्स के अंदर ये सारी चीज़ें हो। दूसरा हमारा कल्चर मीडियम, तो देखिए कल्चर मीडियम हमारा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जैसे कि इसी कल्चर मीडियम में हमारी सेल्स ग्रो करेंगी तो जो भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है वो सभी चीज़ें उसमें होनी चाहिए। द कल्चर मीडियम प्रोवाइड्स द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, ग्रोथ फैक्टर्स एंड फिजिकल सपोर्ट फॉर सेल ग्रोथ। तो यहाँ पे देखिए सेल ग्रो के लिए जो भी चीज़ें चाहिए होती हैं, ग्रोथ फैक्टर्स वगैरह, ये सभी चीज़ें हमारी कल्चर मीडियम प्रोवाइड करता है। और इसके अंदर देखिए क्या क्या होता है, सबसे पहले हमारा बेसल मीडियम। बेसल मीडियम का मतलब हमारा कह सकते हो ऐसा मीडियम जिसके अंदर हाँ नॉर्मली सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। देखिए कल्चर मीडिया हमारा एक स्पेशलाइज्ड मीडिया होता है जिसको हम लोग यहाँ पे बैक्टीरिया के लिए अलग तरह से तैयार करते हैं, एनिमल सेल कल्चर अलग टाइप का होता है, लेकिन बेसल मीडियम हमारा कह सकते हो सबके लिए लगभग सेम ही होता है ना। बेसल मीडियम में एक जनरल कंपोजिशन रहता है सभी चीज़ों का। अब उसके अलावा जब उसमें हम लोग यहाँ पे स्पेशली कुछ और तरह से जो है चीज़ें ऐड करते हैं तो वो हमारा कल्चर मीडियम में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कल्चर मीडियम भी बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं, लेकिन बेसल मीडियम लगभग जो है सब में हमें देखने को मिलता है। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे कुछ सिरम्स का, ठीक है, कुछ एंटीबायोटिक्स का, ठीक है, ताकि हमारा बैक्टीरिया वगैरह ग्रो ना हो, इन सभी चीज़ों का एडिशन करके हम लोग यहाँ पे अपना कल्चर मीडियम यहाँ पे प्रिपेयर करते हैं अपने एनिमल सेल को कल्चर करने के लिए। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने कुछ ग्रोथ फैक्टर्स के बारे में, तो देखिए ग्रोथ फैक्टर्स हमारे क्योंकि हम लोग यहाँ पे अपने सेल्स को जो है ग्रो करा रहे हैं तो ग्रोथ फैक्टर्स भी काफ़ी नेसेसरी रोल प्ले करते हैं। तो इसमें देखिए कॉमन ग्रोथ फैक्टर्स की बात करें तो यहाँ पे देखिए क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। जैसे कॉमन ग्रोथ फैक्टर्स में जैसे हमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, तो सबसे पहला हमारा टेम्परेचर। तो टेम्परेचर हमें जनरली जो है लगभग
37 डिग्री सेल्सियस के आसपास हमें मेंटेन करके रखना होता है। पीएच की बात करें तो लगभग हमारा जो कल्चर मीडिया है उसका पीएच हमारा लगभग 7.4 के आसपास होना चाहिए। और ह्यूमिडिटी, देखिए ह्यूमिडिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। ह्यूमिडिटी मतलब नमी, नमी कितनी है, तो नमी थोड़ा ज़्यादा होनी चाहिए हमारे कल्चर मीडिया के आसपास। अब आप लोग थोड़ा कन्फ्यूज हो रहे होगे, लेकिन देखिए कन्फ्यूज मत होइए। देखिए नमी ज़्यादा होने से फ़ायदा क्या होगा कि जैसे नमी कम होगी तो हो सकता है जो कल्चर मीडिया का वाटर है ना, और भी सारी लिक्विड चीज़ें हैं, हो सकता है थोड़ा इवेपोरेट कर जाए एटमॉस्फेयर में, क्योंकि आपको पता है इवेपोरेशन कहाँ होता है, जहाँ लो ह्यूमिडिटी होती है। लेकिन अगर ह्यूमिडिटी हाई होगी तो इवेपोरेशन नहीं होगा, जिसकी वजह से कल्चर मीडिया हमारा जो है जैसे का जैसा मेंटेन रहेगा। तो ह्यूमिडिटी थोड़ी सी यहाँ पे ज़्यादा होनी चाहिए ना। अगर हम लोग यहाँ पे फाइनली बात करें अपने कुछ प्रोसीजर के बारे में कि किस तरीके से हम लोग यहाँ पे सेल कल्चर को प्रिपेयर करते हैं, तो देखिए वैसे यहाँ पे मैंने बहुत सिंपल सा फ्लो चार्ट बना दिया, बट इसी को आप लोग चाहो तो लैंग्वेज के फॉर्म में भी डिटेल में लिख सकते हो, है ना, अपनी लैंग्वेज में। जैसे देखिए सबसे पहला स्टेप आ जाता है प्रिपरेशन ऑफ कल्चर मीडिया। तो इसमें हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें हम लोग यहाँ पे कल्चर मीडिया को प्रिपेयर करेंगे। अब इसको चाहो तो आप लोग अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो कि फर्स्ट वी प्रिपेयर द कल्चर मीडिया, ठीक है, इन विच वी इंक्लूड्स ऑल द ग्रोथ फैक्टर्स एंड ऑल द नेसेसरी कंडीशंस। तो ये सारी चीज़ें आप लोग लिख सकते हो। उसके बाद हमारा सेकंड स्टेप आ जाता है आइसोलेशन ऑफ सेल्स, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, जिस टाइप की सेल को हमें ग्रो कराना है सबसे पहले उसको आइसोलेट करेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे भाई, उसके बाद हम लोग यहाँ पे इनोकुलेट कर देंगे हमारे कल्चर मीडिया में। उसके बाद हम लोग यहाँ पे स्टरलाइजेशन एंड एसेप्टिक टेक्निक्स, यानी कि देखिए इन्हीं के अंदर हम लोग यहाँ पे अपना इनोकुलेशन करेंगे, यानी स्टरलाइज और एसेप्टिक एरिया में, है ना, हम लोग यहाँ पे अपना कल्चर मीडिया को जो है कह सकते हो प्रिपेयर करेंगे। उसके बाद देखिए सीडिंग सेल्स। देखिए सीडिंग सेल्स का मतलब होता है कि यहाँ पे जो भी हमारी सेल्स हैं, ठीक है, जब वो यहाँ पे कह सकते हो ग्रो करती हैं, है ना, हमारी जब मतलब कि उसको थोड़ा सा हम लोग स्प्रेड जो करते हैं, यानी कि देखिए जब हम लोगों ने कल्चर मीडिया लिया, ठीक है, कल्चर मीडिया लिया और उसमें मान लीजिए हम लोगों ने अपनी एक सेल को डाला, ठीक है, तो इस सेल को जो यहाँ पे पूरे कल्चर में स्प्रेड करने की जो टेक्निक होती है, फैलाने की जो तरीका होता है, ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं सीडिंग। तो सीडिंग का मतलब हमारे कल्चर मीडिया को स्प्रेड कर देना, है ना, सेल्स को स्प्रेड कर देना ताकि वो अच्छे से ग्रो कर पाए। और उसके बाद मॉनिटरिंग एंड मेंटेनेंस की बात करें तो इसमें देखिए उसके बाद हमारा इंक्यूबेशन, यानी उसको हम लोग यहाँ पे फिर इंक्यूबेट कर देंगे अपने प्रॉपर एटमॉस्फेयर में जिसमें वो अच्छे से ग्रो कर सके। और उसके बाद फाइनल स्टेप हमारा मॉनिटरिंग एंड मेंटेनेंस। तो उसके बाद हम लोग यहाँ पे कंटिन्यू मॉनिटर करते रहेंगे और उसको मेंटेन करके रखेंगे जब तक हमारी ज़रूरत होगी। तो कुछ यही हमारे जनरल स्टेप्स आ जाते हैं। बाकी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने टाइप्स ऑफ सेल कल्चर के बारे में, तो देखिए जो हमारा एनिमल सेल कल्चर है तो ये भी हम लोग फर्दर जो है 3 टाइप में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। जैसे पहला हो गया प्राइमरी सेल कल्चर। देखिए प्राइमरी सेल कल्चर की बात करें तो अभी हम लोग देखेंगे। बाकी देखिए इसके अंदर भी 2 सब टाइप होते हैं, एक हमारा एडहेरेंट होता है, एक हमारा सस्पेंशन होता है। फिर सेकंड हमारा आता है सेकेंडरी सेल कल्चर, थर्ड हमारा आता है सेल लाइन। अब इसके अंदर भी 2 सब टाइप आ जाते हैं, फाइनाइट सेल लाइन और कॉन्टिन्यूअस सेल लाइन। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अपने प्राइमरी सेल कल्चर के बारे में। तो देखिए प्राइमरी सेल कल्चर की बात करें ना तो इसमें कुछ नहीं होता, जैसे ये हमारा प्राइमरी होता है, यानी कि सबसे पहले मान लीजिए जो भी हमारा एनिमल है या फिर जो भी, देखिए कभी कभी हम लोग ह्यूमन सेल्स को भी आइसोलेट करते हैं तो वो चीज़ें हैं, बट यहाँ पे देखिए जैसे मान लीजिए एनिमल है। अब एनिमल से हम लोगों ने जब पहली बार जो सेल आइसोलेट करी, ठीक है, सेल को हम लोगों ने जब डायरेक्टली एनिमल से आइसोलेट करके अपने कल्चर मीडिया में प्रिपेयर किया तो इसी को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी सेल कल्चर। यानी इसमें देखिए प्राइमरी सेल कल्चर रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ आइसोलेटिंग सेल्स डायरेक्टली फ्रॉम लिविंग टिश्यू, यानी इसमें हम लोग डायरेक्टली लिविंग टिश्यू से आइसोलेट करते हैं सेल्स को, जैसे कि ऑर्गन हो गया, कोई ब्लड हो गया, एंड ग्रोइंग देम इन अ कंट्रोल्ड आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट सच एज कल्चर डिस्क। और उसके बाद हम लोग जो भी हमारा कल्चर डिस्क हो गया, कल्चर फ्लास्क हो गया, उसमें हम लोग यहाँ पे इसको ग्रो करते हैं। दीज सेल्स रिटेन्स मैनी ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फंक्शंस ऑफ देयर टिश्यू ऑफ ओरिजिन मेकिंग देम हाईली वैल्यूएबल फॉर बायोलॉजिकल एंड मेडिकल रिसर्च। तो यहाँ पे देखिए जो ये जो हमारी सेल्स होती है ना, ये हमारी जो ओरिजिनल टिश्यू है उस लगभग उसी के जैसी होती है ना, तो ये हमारी बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल हो जाती है, क्योंकि इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग डायरेक्टली जो है सेल को आइसोलेट करते हैं। तो ये सेल ना बिल्कुल हमारे कह सकते हो एक रियल जो भी एनिमल बॉडी के अंदर सेल होती है उसी की तरह बिहेव करती हैं। जब ग्रो करती हैं तो ये बिल्कुल हमारे उसी सेल की तरह बिहेव करती हैं और ये काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल हो जाती हैं। अब इसको हम लोग फर्दर 2 टाइप से डिवाइड कर सकते हैं, हमारा एडहेरेंट हो गया, एक हमारा सस्पेंशन। देखिए इसमें कुछ खास नहीं है। एडहेरेंट का मतलब होता है जैसे मान लीजिए जो कल्चर मीडिया है ये हमारा फ्लास्क है मान लीजिए, और इसमें हम लोग कल्चर मीडिया बनाए हैं, तो जो हम लोगों ने सेल जब डाली तो अगर ये सेल हमारी जो है इस सरफेस पे जाके चिपक जा रही है, ठीक है, इस बॉटम पे, ठीक है, मतलब कि जो हमारा कल्चर फ्लास्क है उसके बॉटम पे अगर हमारी सेल जाके जो है कह सकते हो अडहेयर हो जा रही है, अडहेयर मतलब कि कह सकते हो इकट्ठा हो जाना, चिपक जाना, बैठ जाना, तो उसको हम लोग बोलते हैं अडहेरेंट सेल कल्चर। इसमें देखिए दीज सेल्स अटैच टू द सरफेस ऑफ द कल्चर फ्लास्क, यानी कि देखिए सरफेस का मतलब यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा सरफेस नहीं, आप लोग बॉटम से समझे कि हमारे बॉटम पे जाके जो है, या फिर कह सकते हो थोड़ा सरफेस पे, मतलब ये देखिए ये एक ही जगह इकट्ठा रहेंगी, है ना, ये ऐसा नहीं होगा कि अलग अलग जो है फैली हैं, ये हमारा किसी एक जगह ही हमारी इकट्ठा हो जाती हैं। दे रिक्वायर रेगुलर रिमूवल ऑफ ओल्ड मीडिया एंड रिप्लेसमेंट विद फ्रेश मीडिया टू मेंटेन प्रॉपर ग्रोथ। और इसमें हमें क्या करना पड़ता है, इसमें हमें कंटिन्यू यहाँ पे थोड़ा बहुत मीडिया वगैरह को चेंज करना पड़ता है ना, रेगुलर हमें जो है जो भी हमारा मीडियम है उसको थोड़े थोड़े टाइम पे चेंज करना रहता है ताकि हमारी सेल्स जो है बरकरार रहे अपने ओरिजिनल कंडीशन में।
और सस्पेंशन सेल कल्चर की बात करें, सस्पेंशन में देखिए क्या होता है, इसमें आप लोग ध्यान से फिगर देखिए, आप लोग खुद ही समझ जाओगे। अडेरन में देखिए क्या है, सब एक ही जगह हमारी इकट्ठा हुई है, ठीक है, एक ही जगह बैठी हुई है। और सस्पेंशन मतलब क्या होता है, दीज सेल्स डज नॉट गेट अटैच, इसमें ये हमारी अटैच नहीं होती है, बल्कि दे आर फ्रीली सस्पेंडेड, यानी कि फ्रीली हमारी सस्पेंड रहती है हमारी सस्पेंशन की तरह, ठीक है। तो कुछ इस टाइप से हमें अडेरेंट और सस्पेंशन सेल कल्चर देखने को मिलता है। और फिर नेक्स्ट हमारा आता है सेकेंडरी सेल कल्चर। देखिए सेकेंडरी का मतलब क्या है, बहुत सिंपल है। जैसे सबसे पहले हम लोगों ने डायरेक्टली एनिमल सेल को आइसोलेट करके प्राइमरी कल्चर बनाया। अब इस प्राइमरी कल्चर से हम लोगों ने कुछ सेल्स को लिया, ठीक है, और उसको हम लोग जब यहाँ पे दूसरे कल्चर मीडिया में हमारा ग्रो कराते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी सेल कल्चर। सेकेंडरी का मतलब हमारा प्राइमरी से जब हम लोगों ने सेल को आइसोलेट किया, यानी प्राइमरी सेल कल्चर में हम लोगों ने पहले एक सेल को ग्रो कराया, फिर वो जो ग्रो सेल्स हुई हैं उनको जो हम लोगों ने यहाँ पे फर्दर आइसोलेट किया, तो इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी सेल कल्चर। Secondary cell culture happens when cells from a primary culture are moved to a new container with fresh nutrients to keep growing। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो भी सेल्स हैं उनको यहाँ पे अपने न्यू कंटेनर पे यहाँ पे मूव कर देते हैं। दिस इज डन आफ्टर द सेल्स हैव ग्रोन इनफ इन द फर्स्ट स्टेज एंड नीड मोर स्पेस। अब इसको हम लोग कब करते हैं, जब हमारी जो पहली प्राइमरी कल्चर है उसमें हमारी सेल्स पूरी ग्रो कर चुकी होती हैं और हमें और चाहिए, और ज़्यादा ग्रो कराना होता है, या फिर और ज़्यादा हमें फ्रेश न्यूट्रिएंट्स चाहिए होता है, ठीक है। मतलब मान लीजिए पुराना न्यूट्रिएंट खराब हो चुका है, तो उन सारी कंडीशन में हम लोग यहाँ पे सेकेंडरी सेल कल्चर परफॉर्म करते हैं। इट हेल्प्स रिमूव अनवांटेड सेल्स मेकिंग द कल्चर मोर यूनिफॉर्म एंड ईजियर टू वर्क। तो इसमें देखिए क्या होता है भाई, जब हम लोग यहाँ पे नया कल्चर बनाएंगे तो जो भी अनवांटेड सेल, मान लीजिए कोई अनवांटेड ग्रो हो गई है, ठीक है, या फिर उनका जो है कल्चर खराब हो गया, तो वो सभी चीज़ें हम लोग यहाँ पे इंप्रूव करके हमारा सेकेंडरी सेल कल्चर बना लेते हैं। और फाइनली थर्ड हमारा आता है सेल लाइन्स। अब देखिए सेल लाइन्स हमारा क्या होता है, देखिए सेल लाइन्स हमारा मतलब कि देखिए सेल लाइन्स भी थोड़ा बहुत आप सेकेंडरी सेल कल्चर की तरह ही समझ सकते हो, लेकिन इसके अंदर ना थोड़ी स्पेशल प्रॉपर्टीज होती हैं। जैसे कि इसमें हमारी सेल्स क्या होती है ना, इसमें हमारी सेल्स थोड़ा सा जो है ज़्यादा इनके अंदर प्रोपोगेशन मतलब इनका आप कह सकते हो फैलाव ज़्यादा देखने को मिलता है, थोड़ी सी ज़्यादा मतलब ये प्रसार मतलब इनका ज़्यादा होता है। देखिए थोड़ा आप लोग समझिएगा, इसमें मतलब बेसिकली दो टाइप होते हैं, इन्हीं के बेस पे हम लोग यहाँ पे इसको जो है एक अलग टाइप बना दिया गया है, क्योंकि इसमें जो एक हमारा कॉन्टिन्यूअस सेल लाइन होता है ना, इसमें क्या होता है, इसमें हमारी सेल्स जो है कह सकते हो अनलिमिटेड ग्रो करती हैं, मतलब इसमें सेल रुकती ही नहीं है, ग्रो करती ही रहती हैं। इसमें थोड़ा समझिएगा, सेल लाइन्स आर एनिमल कल्चर्स दैट कैन बी प्रोपगेटेड एंड मेंटेन्ड इन विट्रो अंडर कंट्रोल्ड कंडीशंस। तो यहाँ पे देखिए ये भी हमारा वही सेल कल्चर ही होता है, जो कि जिसको हम लोग यहाँ पे जो है कह सकते हो प्रोपगेट, मतलब इनका ये फैलते रहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इन विट्रो का मतलब होता है हमारी आउटसाइड द लिविंग बॉडी, है ना। इन विवो का मतलब होता है इनसाइड द लिविंग बॉडी, इन विट्रो का मतलब आउटसाइड द लिविंग बॉडी। तो सिंपल सी बात है भाई, हम लोग इसको आउटसाइड द लिविंग बॉडी कल्चर मीडिया में प्रिपेयर करते हैं। दीज सेल्स आर डिराइव्ड फ्रॉम प्राइमरी, देखिए इसका भी मतलब इसको भी बनाते हैं हम लोग प्राइमरी सेल कल्चर से ही है। एंड कैन आइदर हैव अ फाइनाइट और कंटिन्यूअस लाइफ स्पैन डिपेंडिंग ऑन देयर ओरिजिन एंड जेनेटिक स्टेबिलिटी। और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसके दो टाइप होते हैं, उसके बेसिस पे ये फाइनाइट भी हो सकता है, कंटिन्यूअस भी हो सकता है। फाइनाइट और कंटिन्यूअस का मतलब यहाँ पे देखिए समझिएगा, पहले इसके दो टाइप हो गए, अब आप लोग समझिए फाइनाइट और कंटिन्यूअस का मतलब क्या है। देखिए फाइनाइट का मतलब है कि यहाँ पे देखिए मान लीजिए हम लोगों ने कोई प्राइमरी कल्चर बनाया और हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने इसको दूसरे कल्चर मीडिया में ट्रांसफर किया। अब अगर ये जो सेल्स है ना, ये हमारी जो है कह सकते हो ये ग्रो करी है ना, ये अब हमारी ग्रो करते जा रही है, लेकिन एक टाइम के बाद क्या हुआ, एक लिमिटेड टाइम तक ग्रो करने के बाद अगर ये रुक जा रही है ना, एक लिमिटेड ग्रो करने के बाद अगर इनका लाइफ स्पैन खत्म हो जा रहा है, ठीक है, अब उसके बाद ये फर्दर और ग्रो नहीं करेंगे, तो उसको हम लोग बोलते हैं फाइनाइट सेल्स। लेकिन मान लीजिए अगर हमारी कोई सेल है, अब वो कंटिन्यू ग्रो करती ही जा रही है, ठीक है, कंटिन्यू, वो रुक ही नहीं रही है, उसका मतलब वो कंटिन्यूअस यानी वो बढ़ती जा रही है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस सेल लाइन्स। अब देखिए जो कॉन्टिन्यूअस सेल लाइन है ना, ये मेनली हमारी जो है कैंसरस सेल्स शो करती हैं। आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो प्लीज़ आप लोग जान लीजिए कि कैंसर में बेसिकली होता क्या है कि जो हमारी सेल्स है ना, ये अनलिमिटेड ग्रो करना स्टार्ट कर देती हैं, ठीक है। मतलब कि इनके अंदर जो है एक जो है कह सकते हो अनवांटेड सेल ग्रोथ देखने को मिलता है ना। तो वही चीज़ हमारी जो है थोड़ा सा कॉन्टिन्यूअस सेल लाइन में आ जाती है। तो हम लोग थोड़ा देखते हैं, जैसे फाइनाइट सेल लाइन में देखिए क्या होता है, सेल लाइन्स दैट हैव अ लिमिटेड लाइफ स्पैन एंड कैन डिवाइडेड ओनली अ फाइनाइट नंबर ऑफ टाइम, यानी कि देखिए इनका एक लिमिटेड लाइफ स्पैन होता है, ये एक मतलब एक फिक्स नंबर ऑफ टाइम तक ही डिवाइड कर सकते हैं, उसके बाद यहाँ पे नहीं डिवाइड करेंगे, उसको हम लोग बोलते हैं फाइनाइट सेल लाइन्स। दे आर जनरली यूज्ड फॉर स्टडीज रिक्वायरिंग सेल्स विथ नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड लिमिटेड जेनेटिक अल्ट्रेशंस। तो यहाँ पे देखिए इनका यूज हम लोग यहाँ पे ऐसी सेल्स को स्टडी करने के लिए करते हैं जो मतलब कि कह सकते हो जिसमें हमें एक नॉर्मल लिमिटेड जेनेटिक मतलब कि जिसमें हम लोग यहाँ पे एक लिमिटेड स्टडी, ठीक है, मतलब कि जो है कह सकते हो एक नॉर्मल हमें स्टडी करनी होती है, ठीक है, कि हमारा नॉर्मल सेल का क्या फंक्शन है, वो सभी चीज़ें करने के लिए हम लोग यहाँ पे फाइनाइट सेल लाइन का यूज करते हैं। और अगर हम लोग कॉन्टिन्यूअस सेल लाइन की बात करें तो देखिए दीज सेल लाइन्स दैट हैव अंडरगो ट्रांसफॉर्मेशन कैन डिवाइड इनडेफिनेटली, यानी कि देखिए इसका मतलब ये है कि इनफाइनाइटली, मतलब कि यहाँ पे कह सकते हो कि यहाँ पे क्या होगा कि एक इनफाइनाइट सेल डिवीजन देखने को मिलेगा, है ना। यहाँ पे कोई डेफिनेट सेल डिवीजन नहीं होगा, बल्कि इनडेफिनेट होगा, मतलब ये किसी तरह से भी, और ये कंटिन्यू ग्रो करती ही जा रही है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है
कि ये जो है दो तरह से हो सकता है, आइदर स्पॉन्टेनियस और इंड्यूस्ड। सब ध्यान से समझिएगा। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है कि अपने आप ही, है ना, हो सकता है कि इनके अंदर अपने आप ही कोई ऐसा जेनेटिक चेंज हो जाए कि हमारा ये अपने आप ही ग्रो करने लगे, जैसे हमारा कैंसर सेल्स हो गए। और एक हमारा इंड्यूस्ड हो सकता है कि हम लोग जानबूझ के हमारी सेल को जब कल्चर मीडियम में ग्रो कराएंगे तो उसके अंदर हम लोग कुछ ऐसा चेंज कर देंगे उसके जीन्स में कि वो हमारा यहाँ पे जो है एक कॉन्टिन्यूस सेल डिवीजन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये स्पॉन्टेनियस भी हो सकता है, इंड्यूस्ड भी हो सकता है। बाकी देखिए, दे आर यूज्ड एक्सटेंसिवली इन कैंसर रिसर्च, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन प्रोडक्शन एंड वैक्सीन डेवलपमेंट। तो इन सभी में हमारे यहाँ पे बेसिकली कैंसर वगैरह में हम लोग यहाँ पे इसका काफ़ी यूज करते हैं। ठीक है, कैंसर सेल्स की स्टडी में हम लोग यहाँ पे इसका यूज करते हैं ना। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने जो है एप्लीकेशन ऑफ सेल कल्चर के बारे में, तो देखिए एप्लीकेशन की बात करें तो यहाँ पे देखिए जैसे हमारा सेल कल्चर के क्या एप्लीकेशन है। जैसे सेल कल्चर इन्वॉल्व्स ग्रोइंग सेल्स है ना। अब इसमें क्या होता है भाई, हमारा जो सेल है वो हमारी आउटसाइड है ना, आउटसाइड द नेचुरल सेटिंग, यानी कि देखिए जो हमारी नेचुरल बॉडी होती है उससे आउटसाइड ग्रो करती है। अब इसमें क्या होता है, दिस टेक्निक इज एसेंशियल इन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री एंड रिसर्च। अब इसमें देखिए जो हमारा इंडस्ट्री और रिसर्च है उसमें आपका सेल कल्चर का क्या एप्लीकेशन है, यही आप लोग के सिलेबस में दे रखा है और इसको ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं। जैसे सबसे पहला आ जाता है हमारे यहाँ पे ड्रग टेस्टिंग। अब देखिए ड्रग टेस्टिंग से हमारा क्या मतलब है, जैसे कि देखिए बिफोर न्यू ड्रग्स आर गिवन टू ह्यूमंस, यानी मान लीजिए कोई नई दवा हम लोगों ने बनाई, अब उसको हम लोग यहाँ पे ह्यूमंस को देने से पहले क्या करते हैं, साइंटिस्ट टेस्ट देम ऑन कल्चर्ड सेल टू सी इफ दे वर्क एंड टू चेक फॉर हार्मफुल इफेक्ट्स। यानी कि देखिए हम लोग यहाँ साइंटिस्ट क्या करते हैं, यहाँ पर एनिमल कल्चर को जो है कह सकते हो दवा टेस्ट करते हैं, है ना, उस पर, और चेक करते हैं कि उसका क्या इफेक्ट हो रहा है, किस तरीके से हमारे सेल्स पे उसका काम हो रहा है, और दूसरा कि कोई हार्मफुल इफेक्ट तो नहीं हो रहा, उससे हमारी सेल किल तो नहीं हो रही है। वो सभी चीज़ें हमारी साइंटिस्ट यहाँ पे चेक कर लेते हैं। दिस हेल्प्स टू इंश्योर सेफ्टी एंड एफिकेसी, और इससे हमारी सेफ्टी और एफिकेसी दोनों चीज़ें हमारी यहाँ पे चेक हो जाती हैं। नाउ सेकंड हमारा आता है वैक्सीन डेवलपमेंट। तो देखिए वैक्सीन जैसे वैक्सीन आपको पता है जनरली वैक्सीन हमारी वायरस के लिए दी जाती हैं। अब आपको पता है जो हमारा वायरस होता है, ठीक है, तो ये वायरस हमारे यहाँ पे खुद से ग्रो नहीं कर सकता। इसको ग्रो करने के लिए हमारा क्या चाहिए होता है, एक हमारा होस्ट सेल चाहिए होती है। यानी अगर हम लोग सिंपली बात करें तो वायरस हमारा तभी ग्रो होता है जब इसको एक सेल मिलती है। और सेल मिलने के लिए क्या चाहिए भाई, हमें चाहिए कि हम लोग यहाँ पे सेल को, अब हम लोग यहाँ पे सेल कहाँ होती है भाई, सेल तो हमारी लिविंग बॉडी के अंदर होती है। अब वायरस को ग्रो करने के लिए हम लोग लिविंग बॉडी के अंदर तो छोड़ नहीं देंगे, तो हम लोग क्या करेंगे भाई, हम लोग यहाँ पे अपना एक सेल कल्चर तैयार करेंगे और उसी में हमारे वायरस को ग्रो कराएंगे, है ना। तो देखिए, और उसी वायरस को जब ग्रो कराएंगे तब उसके ऊपर हम लोग अपनी वैक्सीन को टेस्ट करेंगे। तो उस तरीके से हम लोग यहाँ पे वैक्सीन डेवलपमेंट में भी सेल कल्चर का बहुत यूज करते हैं। टू मेक वैक्सीन सर्टेन वायरसेस नीड टू बी ग्रोन इन अ लार्ज अमाउंट। तो वैक्सीन को डेवलप करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अपने वायरस को ग्रो कराएंगे। कल्चर्ड सेल प्रोवाइड्स अ प्लेस फॉर दीज वायरस टू मल्टीप्लाई विच इज क्रूशियल फॉर प्रोड्यूसिंग वैक्सीन अगेंस्ट डिजीज लाइक फ्लू एंड पोलियो। तो यहाँ पे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ वही है कि हमारा जो भी डिजीज होता है, फ्लू हो गया, पोलियो होगा, इन सबके अगेंस्ट में जो भी वैक्सीन हमें चेक करनी है, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले अपने वायरस को ग्रो कराएंगे, यानी कि यही जो हमारे फ्लू और पोलियो के वायरस हैं उनको ग्रो कराएंगे। स्टडिंग डिजीज, तो यहाँ पे देखिए डिजीज की बात करें, रिसर्चर यूज सेल कल्चर टू अंडरस्टैंड हाउ डिजीज अफेक्ट सेल्स। यानी कि देखिए जो भी बीमारी है वो हमारी सेल को किस तरीके से इफेक्ट कर रही है, उस पर सेल का कैसा इफेक्ट हो रहा है, वो सभी चीज़ें हम लोग कैसे चेक करेंगे। हम लोग यहाँ पे ह्यूमन के अंदर तो डाल नहीं देंगे, तो हम लोग यहाँ पे बाहर सेल को ग्रो कराएंगे, उसके बाद हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे कि सेल पे क्या इफेक्ट हो रहा है। बाई ऑब्जर्विंग इन्फेक्टेड सेल्स, यानी कि जो भी इन्फेक्टेड सेल्स होंगे उनको ऑब्जर्व करके हम लोग क्या करते हैं, दे कैन लर्न हाउ डिजीज डेवलप एंड फाइंड वेज टू ट्रीट देम। तो किस तरीके से डिजीज डेवलप हो रही है और कैसे उनको ट्रीट करना है, वो सभी चीज़ें हम लोग पता लगा लेंगे। बाकी देखिए प्रोड्यूसिंग इम्पोर्ट प्रोटीन्स। अब यहाँ पर देखिए क्या होता है, कुछ हमारे ऐसे प्रोटीन होते हैं ना जो कि हमारे बहुत एसेंशियल होते हैं, यानी कि उनको हमें क्या होता है, उनको हमें लार्ज अमाउंट में प्रिपेयर करना होता है। जैसे एक बहुत इसका सिंपल सा एग्जांपल हो गया हमारा इंसुलिन। इंसुलिन क्या होता है भाई, इंसुलिन आपको पता है, इंसुलिन हमारा जो है डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट में, टाइप 1 डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट में हम लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब कि इंसुलिन का ही यूज हमें करना होता है ना, यही हमारा इसका ट्रीटमेंट होता है टाइप 1 का। तो हमें इसमें क्या चाहिए, हमें इंसुलिन बहुत ज़्यादा अमाउंट में चाहिए। इंसुलिन क्या है, हमारा एक टाइप का प्रोटीन है, और प्रोटीन कौन बनाता है, प्रोटीन हमारा बनाता है आरएनए। आरएनए कहाँ होता है, हमारा सेल में, ठीक है, डीएनए आरएनए हमारे सेल्स में होती है। तो अब हमें क्या चाहिए भाई, प्रोटीन बनाने के लिए हमें सेल्स चाहिए। तो ये सेल्स हम लोग क्या करेंगे भाई, इसी सेल्स को हम लोग यहाँ पे बाहर जो है अपने कल्चर मीडिया में ग्रो कराएंगे, और उसके बाद यहाँ पे वो हमारी क्या करेंगे, हमारा प्रोटीन को लार्ज अमाउंट में सिंथेसाइज कर देंगे, है ना। देखिए सब मेडिकल ट्रीटमेंट्स रिक्वायर स्पेसिफिक प्रोटीन्स, तो कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट्स के लिए हमें स्पेसिफिक प्रोटीन्स चाहिए होते हैं। साइंटिस्ट कैन यूटिलाइज सेल कल्चर, तो हम लोग साइंटिस्ट यहाँ पे सेल कल्चर का यूज कर सकते हैं टू प्रोड्यूस दीज प्रोटीन्स इन लार्ज क्वांटिटीज विच इज इंपॉर्टेंट फॉर क्रिएटिंग थेरेपीज लाइक इंसुलिन फॉर डायबिटीज। तो जो भी हमारा इंसुलिन वगैरह होता है और भी बहुत सारे प्रोटीन होते हैं, उनका प्रिपरेशन हम लोग यहाँ पे इसके थ्रू कर सकते हैं।
एंड फाइनली सबसे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो हमारा इसका यूज होता है वो हमारा होता है रिड्यूसिंग एनिमल टेस्टिंग। यानी कि देखिए सेल कल्चर का यूज करके हमारा जो रिसर्च है वो हमारे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट विदाउट एनिमल यानी कि बिना एनिमल को इन्वॉल्व किए कर सकते हैं। और ये अप्रोच हमारी बहुत ज़्यादा एथिकल होती है, ठीक है, और ऑफन जो है क्विकर रिजल्ट हमें भी देख बहुत ही तेज एंड फास्ट रिजल्ट भी हमें देखने को मिल जाता है। तो ये हमारा हो जाता है हमारा एप्लीकेशन ऑफ सेल कल्चर, और इसी के साथ हमारी माइक्रोबायोलॉजी खत्म होती है। तो मिलते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।